नमस्कार दोस्तों, मैं विजय मारवा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल उज्ज्वल क्लासेज में। हम लास्ट वीडियो में पढ़ रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वो हमारा कंप्लीट हो चुका था। अब इसके आगे बिगिन करते हैं अगला टेंस जिसका नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। देखो, इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है उसके कुछ अलग अलग निक नेम भी होते हैं। निक नेम का मतलब होता है उपनाम भी होते हैं। कौन कौन से नामों से इसको जाना जाता है, इसका डिस्क्रिप्शन क्या होता है वो देखते हैं। पहले तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि वह कार्य जिसको लगातार सिचुएशंस में किया जाता है या जिसमें कार्य जारी रहता है उसको कंटिन्यू कहा जाता है। प्रोग्रेसिव का मतलब भी यही होता है कि प्रोग्रेसिव का मतलब यानी कि जो बढ़ते हुए क्रम में होता है उसको प्रोग्रेसिव कहा जाता है। इसका जो तीसरा नाम है उसको कहते हैं इनकम्प्लीट टेंस। इनकम्प्लीट इसलिए कहा जाता है क्योंकि कार्य जारी रहने की वजह से ये पूर्ण हो चुका हुआ नहीं होता है, इसलिए इसको इनकम्प्लीट टेंस भी कहा जाता है। अब इसके बारे में देखते हैं कि इसकी रिकॉग्निशन क्या होती है, इसके स्ट्रक्चर वगैरह क्या होंगे, इसको जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है उसके ऊपर किस प्रकार से फिलअप किया जाता है, वो सारा वर्णन अब यहाँ पर देखते हैं। तो बने रहिए हमारे YouTube चैनल उज्ज्वल क्लासेस के साथ में। तो यहाँ पर देखते हैं रिकॉग्निशन। तो रिकॉग्निशन क्या होती है वो देखते हैं। रिकॉग्निशन रिकॉग्निशन का हिंदी तात्पर्य होता है पहचान। पहचान बहुत ही सिंपल होती है। कैसे कि वाक्य के अंत में आपको क्रिया मिलेगी और क्रिया के साथ में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रहा हूं और रही हूं। ये वाक्य की पहचान सूचक शब्द होते हैं। मतलब लास्ट के अंदर ये वर्ड मिलेंगे जिसके आधार पर हम हिंदी वाक्य के अंदर पहचान कर सकते हैं कि ये टेंस हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। इसके बाद में आते हैं इसके स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर्स का मतलब होता है इसको हमें पैटर्न या फॉर्मूला के नाम से भी जान सकते हैं कि कोई भी वाक्य बनाएंगे उसके लिए फिक्स फॉर्मेट या पैटर्न की आवश्यकता होती है। तो ये स्ट्रक्चर्स क्या क्या होते हैं, हम लास्ट वाले टेंस के अंदर 4 प्रकार के सेंटेंस डिवाइड करके पढ़े थे जिसका नाम था अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव। उसी प्रकार से यहाँ पर भी 4 प्रकार के सेंटेंस होंगे। पहला जो सेंटेंस होता है वो होगा अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का तात्पर्य होता है कि सकारात्मक वाक्य। हिंदी में इसको सकारात्मक वाक्य कहते हैं। और इसका स्ट्रक्चर होता है, इसके शुरुआत के अंदर वो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको एचवी मिलेगी। एचवी यहाँ पर थोड़ी विस्तृत हो जाती है, इज, एम और आर के रूप में। उसके बाद में आती है एमवी फोर्थ फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इस प्रकार से डिवाइड हो जाता है हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो सेकंड नंबर का जो सेंटेंस होता है वो कहलाता है नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। और नकारात्मक वाक्य बनाने की विधि हम लास्ट वाले वीडियो में पढ़े थे कि उसके अंदर नोट पॉइंट का प्रयोग किया जाता है। नकारात्मक वाक्य बना रहे हैं तो उसमें नोट का पॉइंट का प्रयोग किया जाएगा और नोट का प्रयोग होगा जो आपको वाक्य में दी गई जो एमवी है उससे पहले हम नोट का प्रयोग करेंगे। तो इससे बनने वाला जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस एचवी। एचवी वही रहेगी, इज, एम एंड आर। उसके जस्ट बाद में नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, नोट का प्रयोग कर दो, प्लस उसके बाद में आ जाएगी एमवी फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस ओडब्ल्यू इन अदर वर्ड। थर्ड नंबर का जो सेंटेंस है वो होता है हमारा इंट्रोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य 3 प्रकार से बनाए जाते, 2 प्रकार से बनाए जाते हैं। एक की स्टार्टिंग होती है एचवी से, जबकि दूसरे की स्टार्टिंग होती है डब्ल्यूएच वर्ड से। इसको भी हम पूर्ण रूप से पढ़ चुके हैं कि एचवी से शुरुआत अपने को कब करनी है और डब्ल्यूएच वर्ड से शुरुआत कब करनी है। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ
कि यदि वाक्य आपका हिंदी वाक्य हो और उसकी शुरुआत क्या से हो रही हो, मतलब WH वर्ड से हो रही हो, तो उस वाक्य की अंग्रेजी बनाते समय हम वाक्य की शुरुआत उस टेंस में आने वाली HV से करेंगे। और यदि हिंदी वाक्य के बीच में कोई WH वर्ड, क्या, क्यों, कहाँ वगैरह वर्ड आ रहे हो, तो उससे की अंग्रेजी बनाते समय वाक्य की शुरुआत हम उसी WH वर्ड से करेंगे। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला हम देख रहे हैं HV वाला, और यदि मान लो कि जो WH वर्ड्स आएंगे उनको उस HV वाले फॉर्मूले से पहले रख दिया जाएगा, तो हमारा फॉर्मूला प्राप्त हो जाएगा WH वर्ड का। तो देखो ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसी स्ट्रक्चर के अंदर हम HV को उठाकर सब्जेक्ट से पहले रख दें, इसी HV को सब्जेक्ट से पहले रख दिया जाएगा, तो हमें प्राप्त होने वाला जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा इंट्रोगेटिव का। तो देखो सब HV को उठाकर रख दिया है, उसके बाद में जो शेष बचे हैं पैटर्न उसको लिख दिया जाएगा, ये सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद में आ जाएगी MV फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, लास्ट में जो बचा उसको एक क्वेश्चन मार्क के रूप में लिख देंगे। फोर्थ सेंटेंस है वो है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का मतलब हुआ प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। और इसको कैसे बनाया जाता है, ये आपको HV वाला फॉर्मूला प्राप्त हो रहा है, इसी HV वाले फॉर्मूले के अंदर अगर हम नोट का प्रयोग कर दें, मतलब MV से पहले नोट का प्रयोग कर दिया जाता है, तो बनने वाला जो फॉर्मेट हो जाएगा वो होगा हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या बनेगा, HV प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस MV फोर्थ ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और लास्ट में साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क। अब देखो इसके अंदर जो हमने पूर्ण रूप से पहचान की थी उसके अंदर आना चाहिए कि प्रत्येक जो आपको स्ट्रक्चर के अंदर पॉइंट्स प्राप्त हो रहे हैं वो आपको मालूम होने चाहिए। इसके लिए हमारे द्वारा सब्जेक्ट की पहचान की जा चुकी थी। सब्जेक्ट की पहचान कैसे की जाएगी ये हम फर्स्ट वीडियो के अंदर डाल चुके हैं। उसके बाद में हमारे पास में 3 प्रकार की HV आ रही है, इज, एम एंड आर। तो पहले तो इसका यूज देखते हैं। MV की पहचान कर ली जाती है, लेकिन MV फोर्थ फॉर्म कैसे बनाएंगे उसका परिचय अपन देखेंगे। ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड ये हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो पहले हमारे पास में आ रहा है 3 प्रकार के डिजिट, इज, एम एंड आर। तो इज, एम, आर का प्रयोग कैसे करते हैं वो ध्यान पूर्वक देखेंगे। इज का जो प्रयोग होगा वो होता है हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में प्रयोग होगा, वो होगा एक वचन कर्ता। एक वचन कर्ता, एक वचन कर्ता कौन से होते हैं वो देखो, ही, सी, इट, ये तो प्रोनाउंस के अंदर एक वचन होंगे। और नाउन के अंदर देखा जाए तो कोई भी सिंगल आपको कोई नाम दिया जाए, इसको एनी वन नेम के रूप में अपन लिख सकते हैं। तो यदि आपको ही, सी, इट इसके अलावा किसी भी रूप में, यानी पर्सन्स के रूप में, थिंग्स के रूप में या प्लेस के रूप में, पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एनिमल आदि के रूप में आपको कोई नाम दिया जाए, सिंगल नाम दिया जाए, चाहे वो नाउन के रूप में हो, तो वो नाउन भी क्या होगा आपका एक वचन कर्ता होगा। तो एक वचन कर्ता के साथ में आपको प्रयोग करना है इज का, जबकि आई के साथ में प्रयोग होता है एम। और जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट का मतलब होता है बहुवचन कर्ता। तो प्लूरल सब्जेक्ट हिंदी वर्जन हो जाएगा इसका बहुवचन कर्ता। तो बहुवचन कर्ता कौन कौन से हुई, जो हमने लास्ट वाले इंडेफिनिट टेंस में पढ़ा था, एक वचन कर्ता और बहुवचन कर्ता। तो बहुवचन कर्ता के अंदर आई को भी इन्वॉल्व किया गया था। तो आई को छोड़कर जो शेष बच जाते हैं हमारे पास वो कहलाएंगे बहुवचन कर्ता। कौन कौन से बचे, वी, यू, दे एंड एनी प्लूरल नेम, एनी प्लूरल नेम। तो हमारे पास में इज, एम, आर का सॉल्यूशन हो चुका है। इज का प्रयोग करना है एक वचन कर्ता के साथ, आर का प्रयोग करना है बहुवचन कर्ता के साथ, जबकि एम का प्रयोग करना है आई के साथ। मतलब सब्जेक्ट जो प्राप्त हो रहा है, यदि सब्जेक्ट आपके पास इस प्रकार के हैं, एक वचन कर्ता है तो इसका प्रयोग करो एक वचन कर्ता के आगे,
यदि आई आ रहा है, आई के साथ एम का प्रयोग कर दो, और बहुवचन करता आ रहा है तो उसके साथ आर का प्रयोग कर दो। ये तो हुआ यहाँ तक का सॉल्यूशन। अब आ रहा हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट, एमवी फोर्थ फॉर्म। देखो दोस्तों, पहले मैं बता दूं आपको एमवी फोर्थ फॉर्म क्या होती है। कि इंग्लिश ग्रामर के अंदर आपने पढ़ा होगा कि बहुत बार आपको क्रिया के अंदर आईएनजी लगता है, और एमवी फोर्थ फॉर्म कैसे बनाई जाती है, इसके नियम कुछ अलग अलग प्रकार के होते हैं, जिसको कहा जाता है आईएनजी लगाने के नियम। दे दे आईएनजी लगाने के नियम क्या होते हैं, जिसको हम इस टॉपिक के नाम से जान सकते हैं, एमवी फर्स्ट प्लस आईएनजी या एमवी फोर्थ फॉर्म बनाने के नियम। तो हमारा पॉइंट क्या बना, आईएनजी लगाने के नियम या एमवी फोर्थ फॉर्म बनाने के नियम। तो इसके अंदर पहला नियम कौन सा था, देखो रूल नंबर 1। तो डिटेल में बोल रहा हूं, लेकिन इसको शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर मैं दर्शाता रहूंगा, क्योंकि परिभाषा बहुत विस्तृत हो जाती है, इसलिए परिभाषा को डिटेल में आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो पहला हमारा नियम है, यदि किसी क्रिया के अंत में ई हो, ध्यान देना, यदि किसी क्रिया के अंत में ई हो तो ई को हटाकर उस क्रिया के अंदर आईएनजी जोड़ दिया जाता है। तो हमारा पहला नियम क्या हुआ, यदि किसी क्रिया के अंत में ई हो तो ई को हटाकर उस क्रिया में आईएनजी जोड़ दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं, जैसे होता है ड्राइव, DRIVE, ड्राइव, ड्राइव। तो रूल नंबर फर्स्ट क्या है, वापस सुना, यदि किसी क्रिया के अंत में ई हो तो ई को हटाकर उस क्रिया के अंदर आईएनजी जोड़ दिया जाता है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, ड्राइव। ड्राइव के अंदर आपको ई दिखाई दे रहा है, तो इसके अंदर क्या किया जाएगा, DRIV, और ई को हटाकर क्रिया में आईएनजी जोड़ दिया जाएगा। इसी प्रकार से होता है टेक, मैक, रिसीव। तो ये सभी के एग्जाम्पल इसको फॉलो करने वाले हैं। टेक का हो जाएगा टेकिंग, मैक का मैकिंग, रिसीव का रिसीविंग, टेक का टेकिंग, टेक रखो, ई को उठाकर आई एग्जाम्पल। तो वापस ध्यान दें, क्रिया के अंदर ई हो तो ई को उठाकर आईएनजी लगा दिया जाएगा। ड्राइव, ड्राइविंग, टेक, टेकिंग, मैक, मैकिंग, और रिसीव का रिसीविंग। इस नियम का एक एक्सेप्शन होता है। एक्सेप्शन का मतलब अपवाद है। तो अपवाद का मतलब कि अगर कोई ऐसा वर्ड जो नियम के अपोजिट चलने वाला हो, नियम के विरुद्ध चलने वाला हो, वो एक्सेप्शन कहलाता है। तो एक्सेप्शन का मतलब हुआ अपवाद। तो इसके अंदर अपवाद क्या होगा कि ये नियम के लिए लागू होता है। यदि डबल डिजिट के अंदर आपको ई प्राप्त हो रहा हो तो ये नियम उसके लिए लागू नहीं होगा। जैसे कि सी आया, तो सी के अंदर बिना किसी परिवर्तन के आईएनजी जुड़ जाता है, इसमें ई को नहीं हटाते हैं। तो एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन भी याद रखना अपने को, ये अपवाद होता है। नियम नंबर 1 कंप्लीट। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 देखो क्या कहता है। नियम नंबर 2 में है, यदि किसी क्रिया के अंत में आपको वाई मिल रहा हो, यदि किसी क्रिया के अंत में वाई हो तो उसमें बिना किसी परिवर्तन के आईएनजी जोड़ देते हैं। वापस से सुने, यदि किसी क्रिया के अंत में वाई हो तो बिना किसी परिवर्तन के उस क्रिया में आईएनजी जोड़ देते हैं। जैसे प्ले है, से है, फ्लाई। तो ये हमारे हो गए एग्जांपल्स। देखो कैसे क्रिया के अंत में वाई मिल रहा है, लेकिन अपने को ये ध्यान देना है कि वाई से पहले चाहे कॉन्सोनेंट आ रहा हो चाहे वोवल आ रहा हो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं होता है। तो क्रिया के अंदर वाई हो और उससे पहले चाहे कॉन्सोनेंट हो चाहे वोवल हो, उस क्रिया के अंदर बिना किसी परिवर्तन के आईएनजी जोड़ दो। तो प्ले से बनने वाला वर्ड क्या हो जाएगा, प्लेइंग। से बनने वाला वर्ड सेइंग। फ्लाई से बनने वाला वर्ड फ्लाइंग। तो इनमें बिना किसी परिवर्तन के हमारे द्वारा आईएनजी जोड़ दिया गया। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 देखो क्या कहता है, यदि किसी क्रिया के अंत में आई ई हो, यदि किसी क्रिया में आई ई हो तो आई ई को वाई में बदलकर क्रिया में आईएनजी जोड़ दिया जाता है। यदि क्रिया के अंत में आई ई हो तो
उस क्रिया के अंदर आई ई को वाई में बदलकर आई एन जी जोड़ दें। फॉर एग्जाम्पल जैसे आ रहा है लाई, टाई एंड डाई, तो इन सभी क्रियाओं के अंदर आपको आई ई मिल रहा है, लाई, टाई और डाई। लाई का मतलब लेटना या झूठ बोलना, तो एल आई ई आ रहा है, आई ई के अंदर क्या कर दो, वाई बदल दो आई ई को और क्या लगा दो आई एन जी। टाई भी टी वाई आई एन जी, इसी प्रकार से डाई के अंदर डी वाई आई एन जी है। तो ये कंप्लीट हो चुका हमारा नियम नंबर 3। नियम नंबर 4 क्या कहता है, देखो, यदि किसी क्रिया के अंत में आपको सिंगल कॉन्सोनेंट मिल रहा हो, सिंगल कॉन्सोनेंट का मतलब एक ही व्यंजन, और उससे पहले आपको सिंगल वोवल मिल रहा हो, सिंगल वोवल, यदि किसी क्रिया के अंत में सिंगल कॉन्सोनेंट हो तथा उससे पहले कोई सिंगल वोवल हो, तो कॉन्सोनेंट को डबल करके, कॉन्सोनेंट को डबल करके आईएनजी जोड़ दिया जाता है। तो नियम वापस से सुने। नियम नंबर 4 है, यदि किसी क्रिया के अंत में सिंगल कॉन्सोनेंट हो तथा उससे पहले सिंगल वोवल हो, तो कॉन्सोनेंट को डबल करके आईएनजी जोड़ दिया जाता है। यानी कि जैसे कि आपको एग्जांपल के थ्रू समझाया जाए, तो एक वर्ड आ रहा हमारे पास स्विम, तो स्विम में क्या आ रहा है, देखो, एम हमारे पास में एक कॉन्सोनेंट के रूप में आ रहा है, उससे पहले देखा जाए आई हमारे पास वोवल आ गया, फिर से देखें तो क्या आ गया, कॉन्सोनेंट। इसका मतलब हमारे पास में अंत में एक ही तो कॉन्सोनेंट है और एक ही वोवल है। तो ये हमारा नियम कहता है कि यदि किसी क्रिया के अंत में सिंगल कॉन्सोनेंट तथा उससे पहले सिंगल वोवल हो, तो कॉन्सोनेंट यानी अंतिम वाला जो कॉन्सोनेंट है उसको डबल कर दो और उस क्रिया के अंत में आईएनजी लगा दो। इसी प्रकार से पुट आ रहा है, सिंगल कॉन्सोनेंट उससे पहले सिंगल वोवल, तो पुट के अंदर भी क्या कर दिया जाता है, कॉन्सोनेंट को डबल करके आईएनजी लगा दिया जाता है। इसी प्रकार से सिट वर्ड है, सिट में भी क्या होता है, कॉन्सोनेंट को डबल करके आईएनजी लगा दिया जाता है। तो ये हमारा, एक बात ध्यान देना दोस्तों, क्या उसको नोट पॉइंट के रूप में हम नोट डाउन कर सकते हैं कि यदि आपको क्रिया के सिंगल कॉन्सोनेंट तो मिल रहा हो, सिंगल कॉन्सोनेंट, लेकिन उससे पहले आपको कोई डबल डिजिट में यानी कि डबल डिजिट के रूप में वोवल मिल रहा हो, तो ध्यान देना, यदि किसी क्रिया के अंत में सिंगल कॉन्सोनेंट हो लेकिन उससे पहले डबल रूप में क्या मिल रहा हो, वोवल मिल रहा हो, तो इसमें बिना किसी परिवर्तन के क्या कर देना है, आईएनजी जोड़ देना है। फॉर एग्जाम्पल देखना, जैसे कि हमारे पास में प्राप्त हो रहा है कुक वर्ड, ठीक है, तो कुक वर्ड में के जो आ रहा है हमारे पास वो सिंगल कॉन्सोनेंट है, लेकिन उससे पहले दो वॉवल्स आ रहे हैं, समान स्वर आ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, क्रिया के अंदर बिना किसी परिवर्तन के आईएनजी जोड़ दिया जाएगा। इसी प्रकार से एक वर्ड होता है ब्रेड, रीड वर्ड है, तो ये सभी इस नियम को फॉलो करने वाले हैं कि अंत में क्या दिया गया, सिंगल कॉन्सोनेंट दिया गया है, लेकिन उससे पहले समान या असमान स्वर दिए गए हैं, इनमें भी क्या किया जाएगा, बिना किसी परिवर्तन के आईएनजी जोड़ दिया जाएगा। ब्लेड से बनने वाला वर्ड होगा ब्लीडिंग, एंड रीड से बनने वाला वर्ड होगा रीडिंग, ठीक है। तो वापस नोट डाउन याद रखना कि सिंगल कॉन्सोनेंट तो हो लेकिन उससे पहले डबल वोवल प्राप्त हो, तो इस क्रिया के अंदर बिना किसी परिवर्तन के आईएनजी जोड़ देंगे, ये हमारे नियम है। लेकिन इसके अंदर भी आपको एक एक्सेप्शन मिलेगा, एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद। इसका एक्सेप्शन क्या है, एक वर्ड आपके पास में क्विट, क्विट, तो इसमें क्या आ रहा है, अंत में कॉन्सोनेंट है लेकिन उससे पहले आपको दो असमान वॉवल्स दिए गए हैं, तो नियम ये फॉलो होना चाहिए, लेकिन ये फॉलो नहीं होता है। इससे बनने वाली जो मीनिंग है वो होती है क्विटिंग, यानी कि कॉन्सोनेंट को डबल करके आईएनजी जोड़ दिया जाता है, जो कि इस वाले नियम को फॉलो कर रहा है। तो ध्यान देना कि एक्सेप्शन में क्या होता है, नियम के विरुद्ध वाला वर्ड्स दिया हुआ होता है
और ये नियम को फॉलो नहीं करते, इसलिए इसको एक्सेप्शन अपवाद के रूप में शामिल करते हैं। हमारा लास्ट वाला जो नियम है रूल नंबर 5, वो क्या होता है कि किसी क्रिया के अंदर यदि चारों नियम फॉलो नहीं हो रहे हो तो उनमें बिना किसी परिवर्तन के आईएनजी जोड़ दो। तो रूल नंबर जो 5 है, जैसे कि बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, जैसे वॉक वर्ड है, ठीक है, तो वॉक वर्ड क्या हो रहा है, गो वर्ड है, इसमें भी कोई लागू नहीं हो रहा है। इसी प्रकार से वॉच वर्ड है, वॉच का मतलब देखना, तो उसमें भी कोई, तो यदि किसी क्रिया के अंदर कोई नियम लागू नहीं हो रहा है तो उसमें बिना किसी परिवर्तन के आईएनजी जोड़ देते हैं। तो वॉक का हो जाएगा वॉकिंग, गो का हो जाएगा गोइंग, एंड वॉच का हो जाएगा वॉचिंग। तो ये सभी नियम है वो हमें प्रत्येक प्रकार के जो कंटिन्यूअस टेंस है उस, अब इसके बाद में देखते हैं कुछ एग्जांपल्स जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर आते हैं। हाँ, हमारा पहला एग्जांपल है, मैं कक्षा में विद्यार्थियों को पढ़ा रहा हूँ। बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, मैं कक्षा में विद्यार्थी को पढ़ा रहा हूँ। तो हमारे फर्स्ट स्टेप से चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास में मैं तो क्या हो गया है सब्जेक्ट, लास्ट में चलेंगे रहा हूँ, हमारे पास में प्राप्त हो गया RW रिकॉग्निशन वर्ड। उससे पहली वर्ड प्राप्त हो रहा है पढ़ाना, पढ़ाना हमारे पास में हो जाएगी MB। अब किसे पढ़ाया जा रहा है, whom से आंसर प्राप्त हो रहा है, तो क्या हो जाएगा ये ऑब्जेक्ट, और कक्षा में हमारे पास प्राप्त होगा ऑर्डर। रिकॉग्निशन पहचान के लिए मैंने बता दिया है कि किस प्रकार से आपको पहचान करनी है। अब इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं। पहला सेंटेंस हम इंग्लिश ट्रांसलेशन कर रहे हैं अफर्मेटिव के रूप में। तो अफर्मेटिव के अंदर स्ट्रक्चर दिखा दिया गया है कि उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट आता है, तो सब्जेक्ट पर फर्स्ट नंबर पर आ रहा है हमारे पास आई, उसके बाद आई के साथ में एम, नेक्स्ट MB फोर्थ फॉर्म, MB हमारे पास में हो रही है टीच, पढ़ाने को बोलते हैं टीच। इसमें कोई नियम फॉलो नहीं हो रहा ING लगाने का, इसलिए लास्ट वाला नियम पांचवा, बिना किसी परिवर्तन के ING जोड़ दो, टीचिंग। उसके बाद अगर विद्यार्थियों को संबोधित किया जा रहा है तो टू द स्टूडेंट्स, टू द स्टूडेंट्स, क्या बचा कक्षा में, तो क्या जाएगा इन द क्लास। इसी वाक्य को हमें बनाना है नेगेटिव, तो नेगेटिव बनाने के लिए नोट वर्ड का प्रयोग किया जाएगा, और नोट वर्ड का यूज करना हमें MB से पहले। तो नेगेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा हमारे पास, I am not teaching to the students, to the students in the class। इसी को हमें इंट्रोगेटिव बदलना है, तो इंट्रोगेटिव बदलने के लिए जो एच दी गई है उसको फर्स्ट पोजीशन पर रख दो एम, और बाकी का सेंटेंस एज इट इज आ जाएगा एम आई टीचिंग टू द स्टूडेंट्स इन द क्लास। इसी को हमें WH वर्ड से इंट्रोगेटिव बनाना है, तो क्या हो जाएगा, मैं कक्षा में विद्यार्थियों को क्यों पढ़ा रहा हूं। तो क्यों वर्ड आपको वाक्य के बीच में दिया गया, तो उस क्यों की इंग्लिश जो वर्ड वर्जन होता है उसको यहाँ पर रख देंगे, इंग्लिश में उसको बोला जाता है वाई। तो यहाँ पर हम जो सेंटेंस स्टार्ट करेंगे वो वाई से किया जाएगा। इसी वाक्य को हमें बनाना है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए क्या किया जाएगा, ये आपको जो प्राप्त हुआ है HV वाला सेंटेंस, इसी के अंदर नोट अगर और जोड़ दिया जाएगा तो हमें प्राप्त होने वाला जो सेंटेंस होगा वो होगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो जैसे एम आई नॉट टीचिंग टू द स्टूडेंट्स
इन द क्लास। ये हमारे पास में सेंटेंस प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से अन्य एग्जाम्पल भी हम लिख सकते हैं जिसको हिंदी और इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेशन कर सकते हैं। एक अन्य एग्जाम्पल लें तो एक अन्य एग्जाम्पल आ रहा है, जैसे निर्देशक महोदय अपने कर्मचारियों को भाषण दे रहे हैं। निर्देशक महोदय अपने कर्मचारियों को भाषण दे रहे हैं, तो यहाँ पर निर्देशक महोदय तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, रहे हैं RW, देना MV, भाषण ऑब्जेक्ट, कर्मचारियों को ये भी अपना ऑब्जेक्ट हो जाएगा क्योंकि होम से आंसर प्राप्त हो रहा है। तो हमारे पास में दो प्रकार के ऑब्जेक्ट प्राप्त हुए, उनको भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसकी इंग्लिश बनने वाली होगी, वो क्या होगा, डायरेक्टर सर। डायरेक्टर सर हमारे पास में प्राप्त हुआ एक वचनकर्ता। तो एक वचनकर्ता के साथ में जो एचवी प्रयोग होगी वो होगी इज। डायरेक्टर सर इज, देने को बोलेंगे गिव, और गिव के अंदर ई वाली फॉर्म लागू हो रही है तो ई को उठाकर आईएनजी लगा दिया जाएगा। गिविंग, भाषण को बोलेंगे ए लेक्चर। अब दूसरा हमारे पास में ऑब्जेक्ट क्या है, अपने कर्मचारियों को, तो को के लिए आ जाएगा टू हिज स्टाफ, टू हिज स्टाफ। बस ये हमारा हिंदी ट्रांसलेशन हो गया। इसी को हम नेगेटिव बदलना है, तो नेगेटिव बदलने के लिए जो एच और एम दी गई है उसके बीच में क्या लगा दो, नोट। ये हमारे पास में सेंटेंस प्राप्त हो गया नेगेटिव। इसी को अगर इंट्रोगेटिव बदलना है तो जो एच दी गई है उसको यहाँ से हटाओ और स्टार्टिंग के अंदर लिख दो इज, मतलब सब्जेक्ट से पहले लिख दिया जाएगा, तो ये हमें प्राप्त होने वाला जो सेंटेंस होगा वो हो जाएगा इंट्रोगेटिव। इसी को इंट्रोगेटिव नेगेटिव बदलना है तो इंट्रोगेटिव तो पहले से है, अगर एम से पहले और नोट लग जाएगा तो सेंटेंस हो जाएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब देखते हैं इसके अंदर आने वाले जो क्वेश्चंस यहाँ पर जो आएंगे वो आते हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब्स के। उसके लिए कुछ एडवर्ब्स वगैरह या कंडीशंस वगैरह होती है जो निम्न प्रकार से है। एडवर्ब्स, nowadays, still, these days, at this time, at this moment, at present, at present time, even, today, always, continuously, constantly, etc. तो ये जो एडवर्ब्स है वो आती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर। तो आप भी ध्यान दें, नाउ, नाउअडेज, स्टिल, these days, at this time, at this moment, at present time। इसके अलावा इवन, टुडे, ऑलवेज, कंटिन्यूअसली और कंस्टेंटली, ये सभी एडवर्ब्स फॉलो की जाती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर। इसके अतिरिक्त अगर एक कंडीशन के रूप में देखा जाए तो इसमें आता है कि फिक्स्ड
फ्यूचर प्लान एक्शन, फिक्स्ड फ्यूचर प्लान एक्शन आता है, यानी कि पूर्व निर्धारित भविष्य कार्यक्रम, जिसके अंदर हम आशा करते हैं कि कार्य कंटिन्यू सिचुएशन में होगा, कंटिन्यू सिचुएशन में होगा। तो ये एग्जांपल भी इसके अंदर होगा। तो यहाँ पर ये हमारे अंतिम मोड पर चल रहा है वीडियो, जिसके अंदर हम देखते हैं कि निम्न प्रकार की एडवर्स और एक कंडीशन है जिसको फिक्स्ड फ्यूचर प्लान एक्शन के अंदर देखते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स अगर दिए जाएं तो निम्न प्रकार से एग्जांपल हो सकते हैं। आई टीच टू नाउ। इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जांपल लिया जाए, दे एक और एग्जांपल है, तो आता है ही पार्टिसिपेट in the next match on Monday। हमारे पास में एग्जांपल है, आई टीच टू हर नाउ। यहाँ पर कुछ एडवर्ब्स यहाँ पर दी गई है, उन एडवर्ब्स को यहाँ पर शो करते हैं। एक तो वर्ड आता है नाउ, नाउ वर्ड आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस के एडवर्ब्स के रूप में। सेकंड एग्जांपल के अंदर स्टिल वर्ड दिया गया, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस के एडवर्ब के रूप में है। जबकि तीसरा जो एग्जांपल है वो शो कर रहा है हमें फिक्स्ड फ्यूचर प्लान्ड एक्शन को। क्यों? क्योंकि ये हमारा एग्जांपल है, तो यहाँ पर हमें जो एग्जांपल दिया गया वो पहली कंडीशन शो कर रहा है नाउ एडवर्ब को। तो यहाँ पर आई के साथ में जो आने वाली जो चीज है वो हो जाएगी एम, और टीच का हो जाएगा टीचिंग। दूसरा है दे बहुवचन को शो कर रहा है, तो दे के साथ आर, और रीड का हो जाएगा रीडिंग, क्योंकि यहाँ पर कुछ एडवर्ब्स हैं जो निश्चित रूप से प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर आती है। ये यहाँ पर एक वचन करता है, इसके साथ में आ जाएगा इज, और पार्टिसिपेट का हो जाएगा ई को हटाकर आईएनजी जोड़ दिया जाता है। तो हमें प्राप्त होने वाली जो फॉर्म है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की प्राप्त हो जाती है। यहाँ तक कि हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है वो कंप्लीट होता है। इसके अंदर हमारे द्वारा पढ़े गए जो स्ट्रक्चर, उसके एग्जांपल्स, आईएनजी लगाने के नियम, और विशेष रूप से सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है एडवर्ब्स। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन जो पुटअप किया जाता है वो यहीं से ही आता है, इसलिए इन वर्ड्स को भी आपको बहुत अच्छी तरीके से देखना है। और अब हमें इजाजत दीजिए, धन्यवाद। और अगले नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसलिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, और सब्सक्राइब के आगे आने वाली जो नोटिफिकेशन जो बेल है उसको दबाना ना भूलें। धन्यवाद।